नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 17 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के। सबसे पहले, साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं उनको इग्नोर किया जाता है अवार्ड्स वगैरह देने में। तो अवार्ड्स की मेरिट से संबंधित यह आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल देश में एजुकेशनल रिफॉर्म से संबंधित, यह अच्छा आर्टिकल है। दूसरा, 10 रिफॉर्म्स राइटर के द्वारा बताए गए हैं और अच्छे रिफॉर्म्स हैं। तीसरा आर्टिकल कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर डेटा लीक से संबंधित है। डेटा लीक हो गया इस कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट का, सरकार का रिस्पॉन्स ढीला ढाला है, तो इस पे आर्टिकल है। तीनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या, देखो, साउथ इंडियन आर्टिस्ट को या फिर नॉर्थ ईस्टर्न आर्टिस्ट को जो रिकॉग्निशन है वो लेट मिलता है, सरकार उनको लेट रिकॉग्नाइज करती है या फिर उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। आपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो, ये भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स, इनके बारे में आपको पता ही होगा। भारत रत्न जो है देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम 1 साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है, हालांकि सरकार के ऊपर है, सरकार चाहे तो ज्यादा लोगों को भी दे सकती है। इवन मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, यानी डेथ के बाद भी ये भारत रत्न दिया जा सकता है। 1951 में 1954 से सरकार ने देना स्टार्ट किया भारत रत्न अवार्ड्स को। पद्मा अवार्ड्स 3 टाइप के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। 3 कैटेगरीज में होते हैं। पद्म विभूषण जो है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है, तो सबसे ऊपर है पद्मा अवार्ड्स में। दूसरे नंबर पे पद्म भूषण, ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हायर हाई ऑर्डर, और सबसे लास्ट में पद्म श्री, ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। मतलब सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, फिर दूसरे नंबर पे पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्म श्री। और देखो, हमारे संविधान का आर्टिकल 18 सेक्शन 1 कहता है ये जो अवार्ड्स है ना, ये सिर्फ सम्मान है, कोई टाइटल नहीं है। मतलब जिनको ये अवार्ड्स मिलता है ना, वो अपने नाम के आगे इन अवार्ड्स का टाइटल नहीं यूज कर सकते। जैसे भारत अवॉर्डी सचिन तेंदुलकर, नहीं, अगर सचिन तेंदुलकर अपने नाम के आगे भारत अवॉर्डी लिखते हैं तो ये गलत होगा। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड्स की वैलिडिटी को तो अपहोल्ड किया था, लेकिन साथ के साथ ये बोला कि इन अवार्ड्स को जो रिसिपिएंट है वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हाँ भाई हमको ये अवार्ड मिला है तो मैं ऑथेंटिक हूं, नहीं, कॉमर्शियल पर्पज के लिए वो इसको, इन अवार्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ना राइटर कहते हैं देखो, इन अवार्ड्स के साथ में ना बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे सबसे पहली चीज, पॉलिटिकल लॉबिंग। अब देखो, जो आर्टिस्ट दिल्ली या मुंबई के पावर सर्कल्स के पास रहते हैं ना, पॉलिटिशियंस के पास रहते हैं, लीडर्स के पास रहते हैं, उन्हें आसानी से अवार्ड मिल जाते हैं, उन्हें रिकॉग्निशन मिल जाता है। लेकिन वो आर्टिस्ट जो दूर दराजों के इलाकों में रहते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। फिर दूसरी दिक्कत है इलेक्टोरल टाइमिंग। अगर देखो किसी स्टेट में इलेक्शंस आने वाले हैं तो उस स्टेट के लोगों को ज्यादा अवार्ड्स दिए जाते हैं ताकि वोट बैंक जो है वो मजबूत किया जा सके। एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे 1988 में ना तमिलनाडु के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे एम जी रामाचंद्रन। अब इनको ना मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। तो भाई ये क्लियरली एक पॉलिटिकल डिसीजन था, क्योंकि उस वक्त तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले थे। और ये तो देखो, चलो पुराना एग्जाम्पल दिया जाता है आर्टिकल में, हम तो देखो दिन रात देखते हैं कि कैसे बिहार में इलेक्शन है तो कर्पूरी ठाकर को दे दिया गया जो भारत रत्न है। जहां पे इलेक्शन होते हैं उससे पहले सरकार अवार्ड दे देती है ताकि वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। और इवन आप टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग भी ऐसे डिसाइड की जाती है किसी को अवार्ड देने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा सरकार अपनी तारीफ बटोर सके, मीडिया का अटेंशन बटोर सके। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला उनके फाइनल टेस्ट मैच के दौरान, मतलब उस दिन अनाउंस हुआ होगा या फिर जो भी है। तो राइटर कहते हैं कि भाई नेशनल ऑनर को आपने मीडिया इवेंट में तब्दील कर दिया, समझ गए। और अगर सचिन को मिला तो सुनील गावस्कर और कपिल देव को क्यों नहीं मिला। फिर अब प्रॉब्लम सेकंड आती है, तो प्रॉब्लम फर्स्ट है, प्रॉब्लम सेकंड आती है। देश में देखो कल्चरल डोमिनेंस जो है हमेशा से मुंबई और दिल्ली के आसपास सेंट्रिक रही है। इसे हम
एक नाम देते हैं राइटर इसे, दिल्ली सेंट्रिक कल्चरल हेजमनी। जैसे साउथ का एग्जांपल दिया जाता है, साउथ में ना एक बहुत महान एक्टर थे शिवाजी गणेशन, उनको कभी भी नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर नहीं मिला, उन्हें सिर्फ बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। तो एक प्रकार से बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जो है बहुत छोटा अवार्ड है, लेकिन महान एक्टर थे। और एग्जांपल देख लीजिए, लेजेंडरी एम.एस. विश्वनाथन, जिन्होंने देखो तमिल सिनेमा के म्यूजिक को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन उन्हें कभी नेशनल अवार्ड नहीं मिला। और बल्कि देखो तमिलनाडु के आर्टिस्ट को तो फिर भी कभी ना कभी मिल जाता है। आप नॉर्थ ईस्ट के आर्टिस्ट देखो, नॉर्थ ईस्ट के आर्टिस्ट आप देखोगे वो तो पूरी तरह से इनविजिबल है। वहां के लोकल और क्लासिकल आर्टिस्ट पूरी तरह से नेशनल स्टेज पे इनविजिबल है, रेयरली उनको अवार्ड मिला है। इवन कभी सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश भी नहीं की गई कि नॉर्थ ईस्ट के जो आर्टिस्ट हैं उनको कम से कम डॉक्यूमेंट किया जाए, उनके बारे में सरकार को पता तक नहीं है। सोच के देखो, अवार्ड मिलना तो बाद की बात है, सरकार के पास में प्रॉपर डेटा ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में कितने लोकल अच्छे आर्टिस्ट हैं। फिर अब प्रॉब्लम तीसरी आती है हायरार्की की। हायरार्की मतलब देखो कई बार ऐसे सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने पूरी जिंदगी देश के कल्चर के लिए दे दी, उनको अवार्ड छोटा मिलता है, पद्मश्री मिलता है। लेकिन नए हीरो होते हैं जिनकी मूवी कॉमर्शियल मूवी थी, चल गई, कॉमर्शियल मूवी थी, उन्होंने कल्चर के लिए कुछ नहीं किया, कॉमर्शियल मूवी बनाई, चल गई, 3-4 मूवीज के बाद में उनको बल्कि बड़ा अवार्ड दे दिया जाता है, पद्म भूषण या पद्म विभूषण अवार्ड दे दिया जाता है। पद्म विभूषण तो नहीं देते, ये तो भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा है। पद्म भूषण दे दिया जाता है इवन नए एक्टर्स को जिनकी मूवी ने कॉमर्शियल सक्सेस हासिल की। और जबकि सीनियर्स आर्टिस्ट जिसने पूरी जिंदगी लगा दी आर्ट के लिए, देश के कल्चर के लिए, उसको पद्मश्री दिया जाता है, वो भी बूढ़े होने पे। तो ये रॉन्ग हायरार्की ऑफ ऑनर्स है। और देखो टाइमिंग की भी बात है, कई बार जैसे नए एक्टर्स को 30-32 साल की उम्र में मिल गया और जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको 90 साल की उम्र में मिला, जबकि उन्होंने बढ़िया काम किया। फिर एक बात ये भी बोली जाती है, जैसे देखो इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो हमारे देश में कल्चरल एटोनमी के लिए ना कुछ बॉडीज बनाई गई थी, जैसे साहित्य एकेडमी हो गया, ललित कला एकेडमी हो गया, संगीत नाटक एकेडमी हो गया, जिनके बारे में आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो। तो जो सेंट्रल एकेडमीज है ना, इनमें कमियां हैं, लेकिन ये रिलेटिवली फिर भी बेटर हैं। मतलब इन्होंने कुछ हद तक अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन किए हैं। पॉलिटिकल प्रेशर के चलते ये थोड़ा कम काम करते हैं, ऑटोनमी के साथ में ज़्यादा काम करते हैं और आर्टिस्ट को बढ़िया से रिवॉर्ड करते हैं। लेकिन जो स्टेट एकेडमीज हैं वहाँ पे तो भाई हाल बहुत बुरा है। तमिलनाडु में एक अवार्ड है कलाई मामनी अवार्ड, कलाई मामनी अवार्ड। अब ये जो अवार्ड था ना, अब ये क्या, जैसे फॉर एग्जांपल 10-15 सालों तक दिया ही नहीं, 10-15 सालों के बाद में एक ही दिन में पुराना सारा बैकलॉग क्लियर कर दिया गया और बहुत सारे लोगों को अवार्ड दे दिया गया। तो इससे तो भाई अवार्ड की डिग्निटी खत्म हो गई, अवार्ड की आत्मा ही मर जाती है, समझ गए। और इवन एक बात ये भी बोली जाती है कि देखो कोविड-19 की जब महामारी आई थी ना, तो उस समय जो ये आर्टिस्ट वगैरह है ना, उनके लिए मदद मांगी गई थी टीएम कृष्णा फाउंडेशन के द्वारा। लेकिन सरकार कहती है कि हमारे पास डेटा ही नहीं है, कौन से आर्टिस्ट की आप बात कर रहे हो। तो सरकार मदद तो तब देगी ना सरकार के पास में जब डेटा होगा, सरकार के पास डेटा ही नहीं है। तो ये काफी चिंता की बात है। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं लास्ट में। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए, किनको अवार्ड देना है ये डिसाइड करने के लिए। एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टीशन कमेटी होनी चाहिए जो बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेसिस पे अवार्ड दे। दूसरा, भाई जो ये मरणोपरांत अवार्ड दिए जाते हैं, ये मरने के ना 1-2 साल बाद ही दे दिए जाएं। ऐसा नहीं कि तानसेन और थिरुवल्लुवर को आप अभी भारत रत्न दे रहे हो जिनको मरे बहुत सारे साल हो गए, ऐसा मत करो। फिर नेक्स्ट है कल्चरल मैपिंग। हर स्टेट को ना अपने ग्रास रूट लेवल के जो आर्टिस्ट हैं, फोक आर्टिस्ट हैं ना, उनका एक डेटाबेस तैयार करना होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये काम किया जा सकता है, समझ रहे हो। वैसे नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग चल रहा है हमारा, लेकिन ग्रास रूट लेवल से उसे मैप करना पड़ेगा, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग को। फिर मोरल अकाउंटेबिलिटी फॉर अवॉर्डीज। अब देखो जो लोग भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान को प्राप्त करते हैं ना, उन्हें कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करने से बचना चाहिए, क्योंकि
अगर वो कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा इंडोर्स करेंगे तो डिग्निटी खराब हो जाएगी कि हाँ भाई, इतने रिस्पेक्टेड लोग जिनको भारत रत्न मिला है वो भी बिना सोचे समझे कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था भारत अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड से संबंधित, और ये 2024 का पीवाईक्यू है। अब आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है, ये वाला, ये आपको अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, एजुकेशनल रिफॉर्म्स से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आपको पता है सोनम वांगचुक ये देश में एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए अभी अनशन पे बैठे हुए हैं, फास्ट अनटू डेथ। तो इनका अनशन करने का मेन जो फोकस है वो है एजुकेशन रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान आकर्षित करना, और एक मांग ये भी है कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। लेकिन देखो, मीडिया अभी ज्यादा फोकस कर रही है एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा पे, लेकिन इनके अनशन करने का जो मकसद है वो बड़ा है, सिर्फ इस्तीफा नहीं है, क्योंकि इस्तीफे से चीजें नहीं बदलने वाली हैं। देश में एजुकेशन रिफॉर्म नहीं आएंगे सिर्फ अगर रेजिग्नेशन होगा तो। देश में अगर रियल लेवल पे चीजें बदलनी है तो हमें पॉलिटिकल रीसफल नहीं चाहिए कि हाँ भाई धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई और मिनिस्टर बन गया, नहीं, हमें चाहिए सिस्टमिक रिफॉर्म्स। क्योंकि देखो, इंडिविजुअल्स तो आएंगे जाएंगे, आज कोई इंडिविजुअल एजुकेशन मिनिस्टर है, कल कोई और होगा, लेकिन हमें इंस्टीट्यूशंस स्ट्रोंग करने पड़ेंगे ताकि कोई भी इंडिविजुअल आए चीजें खराब ना हो। समझ गए? तो राइटर एक बात बोलते हैं, देखो ये तो बेसिक चीजें हैं कि हमारे देश में युवा लोग हैं, ज्यादा हैं, हर बार हम यही पढ़ते हैं, युवाओं का देश है इंडिया, लेकिन युवा भी अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। 15 साल पहले देश की 50% पॉपुलेशन ऐसी थी जो 25 के नीचे थी, लेकिन आज ये परसेंटेज कम हो गया है। और जो सबसे फेवरेट लाइन जो हर आर्टिकल में होती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, लेकिन हमने युवा लोगों को स्किल नहीं दी, अच्छी एजुकेशन नहीं दी, तो फिर वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा, वो बर्डन बन जाएंगे। तो ये तो कॉमन लाइंस हैं, लेकिन मेन आर्टिकल में जो 10 रिफॉर्म्स है ना, वो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में। सबसे पहला रिफॉर्म क्या सजेस्ट करते हैं राइटर? रिफॉर्म द एग्जामिनेशन सिस्टम। आपको देखो एक चीज पता है, असेसमेंट डिटरमाइंस लर्निंग, मतलब जैसा एग्जाम होगा बच्चे ना वैसा ही पढ़ेंगे। आज हमारा जो सिस्टम है सिर्फ रट्टा मारने को अवॉइड करता है, सिर्फ रट्टा मारो पास हो जाओ, रिजल्ट। स्कूल्स भी देखो सिर्फ रट्टा मारना सिखाते हैं। मेमोरी ट्रिक्स फेमस है कि ये याद कर लो, भाई वो भूल जाओगे, कितनी मेमोरी ट्रिक्स, क्या फायदा उस चीज का, सीखे क्या हो? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई है या नहीं हुई है, वो सब, उन सब चीजों की बात करो ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आई है या नहीं आई है? तो भाई हमारे देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को ना हमें तुरंत बदलना होगा। स्कूल बोर्ड से लेके जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, सीयूटी, यूपीएससी, हर जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट आना चाहिए। एग्जाम में ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जाए, एग्जाम्स में क्रिएटिविटी पे फोकस किया जाए, एग्जाम में रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने पे फोकस किया जाए। तो इससे फिर रट्टा खत्म होगा और सोचना चालू होगा। रिफॉर्म नंबर सेकंड, डिसमेंटल द कोचिंग कल्चर। देखो हमने ना अनजाने में ये ना कोचिंग सिस्टम जो है ना, ये हमने एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर दिया है। चाहे देखो मैं भी उस कोचिंग सिस्टम का पार्ट हूं, लेकिन गलत है तो गलत है। होता क्या है देखो, परिवार ना अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं कोचिंग की फीस भरने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, वो रिपीटिशन को सिखाते हैं कि बार बार चीजें रिपीट करोगे तो उससे आप जेई, नीट, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हो। तो कोचिंग सेंटर सोचना नहीं सिखा रहे, कोचिंग सेंटर रिपीटिशन सिखा रहे हैं, बार बार एक ही चीज को रटना सिखा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है जो आप ना एग्जाम्स मल्टीपल विंडो में लो। पूरे साल में 3 घंटे का एग्जाम बच्चे की जिंदगी टेस्ट करता है? नहीं। स्कूल परफॉर्मेंस जो है इसको वैल्यू मानो, एंट्रेंस टेस्ट का जो डिजाइन है वो आप बदलो।
और बच्चों को इससे ना उनका बचपन भी वापस मिलेगा। समझ रहे हो? पूरे साल के बाद 3 घंटे का एग्जाम लेने के बजाय एक एक महीने में आप 1-1 घंटे का एग्जाम ले लो, ऐसा कुछ कर लो भाई। रेगुलर बेसिस पे आप असेसमेंट करते रहो। फिर तीसरे रिफॉर्म की बात करते हैं राइटर। एक देखो पावरफुल लाइन है, नो एजुकेशन सिस्टम कैन राइज अबव द क्वालिटी ऑफ इट्स टीचर्स। टीचर अगर देखो बेस्ट होगा तो सिस्टम खुद बेस्ट हो जाएगा। फिनलैंड का एग्जांपल लीजिए, सिंगापुर का एग्जांपल लीजिए, जापान को आप देख लो, वहां पे टीचिंग सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। इंडिया को अलग से ना एक नेशनल टीचर एक्सीलेंस मिशन की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में टीचर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। जिंदगी में वो लोग जो कुछ नहीं कर पाते फिर वो टीचिंग का एग्जाम देते हैं, बीएड कर लेते हैं। और जो टीचर्स बन जाते हैं भाई, उनको रिगरस ट्रेनिंग दो, उनकी कंटिन्यूअस मेंटरिंग होनी चाहिए टीचर्स की, क्योंकि वो देश का भविष्य शेप कर रहे हैं। और टीचर्स को सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। देखो होता क्या है, जो यूट्यूब वाले टीचर्स हैं ना, उनको तो देखो अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिल जाती है, उनको बहुत लोग जानते भी हैं। लेकिन एक टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको सिर्फ स्कूल के बच्चे जानते हैं, उनको उतनी रिस्पेक्ट कई बार नहीं मिलती है समाज में। ये दिक्कत है। फिर चौथे नंबर पे आते हैं, फिल टीचर वैकेंसीज विद इन 3 months। छोटा रिफॉर्म है लेकिन जरूरी है। हर वैकेंट टीचिंग पोस्ट का मतलब हजारों बच्चों का नुकसान है। आंगनवाड़ी से लेके प्राइमरी स्कूल तक, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके आईआईटीज और एम्स तक, जितने भी खाली सीट्स है ना, उन्हें आप भाई 3 महीने के अंदर अंदर मेरिट के बेसिस पे भर दो। बिना टीचर के आप कैसे एजुकेशन दोगे? 5वें रिफॉर्म की बात करते हैं राइटर, रिकनेक्ट एजुकेशन विद सोसाइटी। पढ़ाई सिर्फ देखो नौकरी लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। आज के समय में ना पढ़ाई सिर्फ नौकरी का जरिया बन गई है। पढ़ाई अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी है। तो हर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए ना डिग्री से पहले ग्राउंड रियलिटी टेस्ट जरूरी होना चाहिए। उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए भेजो, रूरल इमर्जन के लिए भेजो। रूरल इमर्जन मतलब उन्हें गांव में रहने के लिए भेजो, या कम्युनिटी सर्विस के लिए उन्हें भेजो, ताकि वो कम्युनिटी के लिए काम करें और चीजें सीखें। जब देखो नॉलेज रियल वर्ल्ड से मिलती है ना, तब वो रियल नॉलेज होती है। किताबी नॉलेज कई बार रियल वर्ल्ड में काम नहीं आती। फिर छठा रिफॉर्म्स, रीस्टोर फेथ इन गवर्नमेंट स्कूल्स। देखो हर बच्चे को ना 13 साल की उम्र तक बराबर और टॉप क्लास एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे उसकी इनकम कम हो, चाहे वो दूर दराज के इलाके में रहता हो। गवर्नमेंट स्कूल में ना मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड तय हो, जैसे बेस्ट लैब्स, बेस्ट लाइब्रेरीज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये कैसे होगा? ये तब होगा देखो जब हमारे नेता लोग या बाबू लोग खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे, तब जाके सिस्टम सुधरेगा। नेक्स्ट रिफॉर्म नंबर 7, ग्रांट एकेडमिक फ्रीडम। ये 7वां रिफॉर्म है, राइटर कहते हैं। देखो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज तब फ्लोरिश करती हैं, तब वो फलती फूलती हैं, जब वहां पे स्टूडेंट्स को और जो प्रोफेसर्स हैं उनको इनोवेट करने की आजादी होती है। तो सरकार को सिर्फ ना लर्निंग आउटकम डिफाइन करना चाहिए कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी से बच्चा ये लर्न करके पास आउट हो, ये सीख के निकले। और बाद में फिर कैसे उसको सिखाना है, क्या करिकुलम होना चाहिए, वो यूनिवर्सिटीज पे छोड़ दो कि भाई तुम अपने हिसाब से अपना करिकुलम तय कर लो। तो गवर्नमेंट को माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए यूनिवर्सिटीज को। एकेडमिक फ्रीडम दो यूनिवर्सिटीज को, तभी एक्सीलेंस निकल के आएगी। फिर 8वां रिफॉर्म है ट्रांसपेरेंसी एंड डैशबोर्ड। ये जरूरी है। आप ना एक वेबसाइट बना दो जिसपे ना रियल टाइम बेसिस पे डिटेल्स हो कि कहां पे किस स्कूल में कितनी टीचिंग वैकेंसी है, कहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और स्टूडेंट की वेलफेयर से संबंधित बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए। उसी वेबसाइट पे हर एक स्कूल की लर्निंग आउटकम भी हो, तो इससे ना हेल्दी कंपटीशन पैदा होगा बढ़िया, और पता भी होगा कि कौन से स्कूल्स को ठीक करना है। फिर नेक्स्ट है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। देखो अगर एजुकेशन पे सरकार इन्वेस्ट नहीं करेगी ना, जैसे कोठारी कमीशन ने 1968 में बोला था कि देश अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन पे लगाए, लेकिन नहीं लगा रही है सरकार। अभी सिर्फ 3% जीडीपी, 3% जो है जीडीपी का, वो सिर्फ एजुकेशन के लिए सरकार लगा रही है, जो कि बहुत कम है। फिर नेक्स्ट है रिफॉर्म नंबर 10। ये इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी रिफॉर्म कमीशन की बात करता है। ये रिफॉर्म
देखो एजुकेशन के रिफॉर्म ना इलेक्शन के साथ बदलने नहीं चाहिए। अभी बीजेपी की सरकार है, कल को कांग्रेस की आ गई तो एजुकेशन के रिफॉर्म्स बदल गए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए ना हमारे पास में एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी नेशनल एजुकेशन रिफॉर्म कमीशन होना चाहिए। ये रिफॉर्म कमीशन क्या करेगा, ये बॉडी ना परमानेंट होगी, ये नेशनल बेंचमार्क सेट करेगी कि भाई हमें लर्निंग आउटकम यहां तक लेके आनी है। जो चीजें एजुकेशन के सेक्टर में इंप्लीमेंट की जा रही हैं उनका ऑडिट करेगी ये कमेटी, ये कमीशन, और पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट देगी, और सीधा पार्लियामेंट को अपनी रिपोर्ट देगी तो फिर सरकार चेंज हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? अब लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये 10 पॉइंट्स किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी नहीं है, ये देश का मिशन है, नेशनल एजुकेशन मिशन। आज वो बच्चा जो क्लास 1 में जा रहा है ना, वो कल एक बड़ा इनोवेटर बनेगा या फिर चुपचाप चीजें देखेगा, तमाशा देखेगा, ये इन एजुकेशन रिफॉर्म्स पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के डेटा लीक से संबंधित है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जो कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है ना, तमिलनाडु में है, इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। रशियन कोलैबोरेशन की सहायता से इसे बिल्ड किया गया था, और इंडिया जितनी ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहता है ना, उसके लिए कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट का जो रोल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप स्टोरी समझिएगा। जो कुडनकुलम प्लांट है ना, इसके यूनिट 3 और यूनिट 4 जो हैं अभी बन रहे हैं, और इसका एक जो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी यूनिट 3 और यूनिट 4 जो बन रहे हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर कौन है? एक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कंपनीज को दिए होंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इनका जो डेटा है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का, कौन होस्ट करता है? योटा डेटा सर्विसेज रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा होस्ट करती है, ये कंपनी है। अब एक हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है वर्ल्ड लीक्स। हैकिंग ग्रुप का क्या नाम है? वर्ल्ड लीक्स। इन्होंने ना एक रैंसमवेयर अटैक किया, और उस रैंसमवेयर अटैक की सहायता से ना रिलायंस और योटा के सर्वर्स को टारगेट किया गया। आप टाइमलाइन समझिए। मई 29 को योटा के जो सर्वर्स है ना, वहां पे सस्पिशियस एक्टिविटीज हुई। सस्पिशियस एक्टिविटीज होने के बाद में योटा सर्विसेज ने नहीं बताया कि डेटा चुरा लिया गया है, नहीं। एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म वो होते हैं जो सबके लिए इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देते हैं, कोई भी जान लीजिए। तो ये जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ना, उसने बल्कि बताया हमारे देश को कि भाई एक हैकर ग्रुप है वर्ल्ड लीक्स, उसने आपका डेटा चुरा लिया है। तो 15 जुलाई को मीडिया में जब हल्ला हुआ, तो 15 जुलाई को मीडिया प्रेशर के बाद में एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यह क्लैरिफाई किया कि हां डेटा चुराया गया है, लेकिन जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर है वो सेफ है। सबसे पहली बात तो भाई इतना इंपॉर्टेंट डेटा चुरा लिया और आप 6 हफ्तों के बाद में क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, तो ये तो यार अच्छे संकेत नहीं है देश में चीजें कैसे चल रही हैं। इतना इंपॉर्टेंट डेटा चुरा लिया। क्या लीक हुआ था? एनपीसीआईएल ने यह बोला कि देखो डरने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर सेफ है, लेकिन हां बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेटा है वो चुराया गया है। लेकिन फिर भी आप समझिए डेटा कौन सा लीक हुआ है। 14.3 जीबी की फाइल्स लीक हुई हैं। इसमें वेंटिलेशन सिस्टम का लेआउट है, और कंट्रोल रूम के फ्लोर प्लान्स हैं, सप्लायर की लिस्ट है, इंश्योरेंस पेपर्स हैं, ये सब है। आप कहोगे सर मेन रिएक्टर तो सेफ है ना, लेकिन देखो आपको एक चीज बताता हूं, साइबर सिक्योरिटी में ना एक टर्म होती है इंटेलिजेंस प्रिपरेशन एक्टिविटीज। सुंजू ने यह कहा था नो योर एनिमी। तो हैकर्स अब इन ब्लूप्रिंट को पढ़ेंगे, वो प्लांट के आर्किटेक्चर को समझेंगे, वो फ्यूचर में और बड़ा अटैक प्लान कर सकते हैं। मतलब कोई भी डेटा लीक जो है वो भाई छोटा नहीं होता। एक बुक है काउंटडाउन टू जीरो डे। क्या है बुक? काउंटडाउन टू जीरो डे। अब इस बुक में ना कहानी बताई गई है, इजराइल ने ना एक
वायरस की सहायता से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक किया था। उस वायरस का क्या नाम था? स्टुक्सनेट। स्टुक्सनेट वायरस था। 2010 में इजराइल ने इसकी सहायता से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक किया था। हुआ क्या था? ईरान का नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, अब ये जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी ना, कंप्लीटली एयर गैप्ड थी, मतलब इंटरनेट से कंप्लीटली सेपरेटेड। कंप्यूटर्स बस इस न्यूक्लियर फैसिलिटी में आपस में कनेक्टेड थे, बाहर की दुनिया से ये कंप्लीटली कटे हुए थे। लेकिन भाई एक पेन ड्राइव किसी कंप्यूटर में लगा और पूरा जो इनका प्रोग्राम था ईरान का, वो बरसों पीछे चला गया, क्योंकि एक पेन ड्राइव किसी कंप्यूटर में लगते ही स्टुक्सनेट नाम का जो वोम था वो फैसिलिटी में घुस गया। सेंट्रीफ्यूजीज जो थे वो फिजिकली डिस्ट्रॉय हो गए और बरसों पीछे चल गया ईरान का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो राइटर कहते हैं भाई आप हल्के में नहीं ले सकते किसी भी चीज को। और ऐसा नहीं है, चिंता की बात पता क्या है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। 2019 में भी कुदमकुलम प्लांट में ना मालवेयर मिला था। उस वक्त डी ट्रैक नाम का मालवेयर आया था। तब भी देखो एनपीसीआईएल ने यही एग्जैक्ट लाइन बोली थी कि ऑपरेशनल नेटवर्क सेफ है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क हैक हुआ है। और आज का इंसिडेंट पुरानी थीम्स को रिपीट कर रहा है। आज सेम लाइन एनपीसीआईएल फिर से बोल रहा है। हद है भाई, आप चीजें ठीक ही नहीं कर सके इतने सालों में। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सॉल्यूशंस नहीं, इंडिया के साइबर डिस्क्लोजर में क्या वल्नरेबिलिटीज हैं। सबसे पहली चीज ओपेक ब्रीच डिस्क्लोजर रेजिम। इंडिया में देखो डेटा ब्रीच ना बताने का सिस्टम ही खराब है, मतलब बताया ही नहीं जाता। जैसे अब एनपीसीआईएल ने इतना प्रेशर आने के बाद में डिस्क्लोजर किया है, पब्लिक स्टेटमेंट दी है। कंपनीज ना सच छुपा लेती हैं कि हाँ भाई कोई डेटा लीक नहीं हुआ, बट देखो इससे ना बहुत रिस्क है। अगर मान लो कंपनीज छुपाएंगी, बाहर से पता लगेगा तो कई बार एकदम से शेयर प्राइसेस गिर जाते हैं, स्टॉक मार्केट गिर जाती है, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते, बहुत दिक्कत आती है। तो सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी लेके आओ। नेक्स्ट है पुअर इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशंस ना अभी भी साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ एक कंप्लायंस की फॉर्मेलिटी समझती हैं कि अच्छा अरे हाँ दे दो, फॉर्मेलिटी है, किसी साइबर सिक्योरिटी फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, सीरियस नहीं लेती। शुरुआत के जो अटैक्स है ना, कई बार उनको डिटेक्ट ही नहीं किया जाता। थोड़ा सा भी अगर अटैक हो ना शुरू में, तो उसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो उसे वहीं पे रोका जा सकता है। लेकिन ध्यान ही नहीं देते कंपनी वाले, तो बस वो अटैक चलता रहता है, लगातार अटैक चलता रहता है। नेक्स्ट, इंडियाज अलार्मिंग ब्रीच स्टैटिस्टिक्स। इंडिया देखो पूरे वर्ल्ड में ना तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा साइबर अटैक वाला देश है। एम्स दिल्ली पे अटैक हुआ, एयरलाइन डेटा थेफ्ट की बात सामने आई, स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल में कई बार डेटा थेफ्ट की बातें सामने आई। लास्ट में राइटर बताते हैं कैसे चीजें ठीक करनी है। सबसे पहले तो देखो आपको ना ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। CERT इन NPCIL इनको ना पब्लिकली बताना होगा कि हाँ डेटा लीक हुआ है। एग्जैक्टली बताओ क्या डेटा चुराया गया, कितना नुकसान है। अभी उतनी डिटेल्स पब्लिक में नहीं दी है इन्होंने। फिर ऑडिट करो, सप्लायर्स के क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड्स, इंटरनल अकाउंट्स वो तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए हैं। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेके आओ। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब लीगली बाइंडिंग टाइमलाइन होनी चाहिए जब भी डेटा लीक होता है उस चीज को पब्लिक में डिस्क्लोज करने की। फिर बेसिक साइबर हाइजीन इन्फोर्स करवाओ, रेगुलर ऑडिट होना चाहिए सभी कॉन्ट्रैक्टर्स का, थर्ड पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का। प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन कल्चर आप लेके आओ, गवर्नमेंट को पहले कम्युनिकेट करना चाहिए और मीडिया का वेट नहीं करना चाहिए कि मीडिया को पता लगे और मीडिया स्टोरी ब्रेक करे, नहीं। तो ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो आंसर्स में, ये क्वेश्चंस जो यूपीएससी ने पूछे हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।